नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात चीन के साथ एलएसी पर बने युद्ध के हालात की करेंगे। बॉर्डर पर तनातनी है, भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं तैयार है। और ऐसे में संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या कहा कि चीन के लिए चेतावनी और सेना के लिए अलर्ट है। आपको दिखाते हैं एलएसी पर जारी तनाव की सभी बड़ी खबरें। टॉप 9 वॉर जोन एट एलएसी में। चीन के मुद्दे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में बयान देंगे। इससे पहले कल लोकसभा में राजनाथ ने कहा कि चीन ने सीमा पर बड़ी मात्रा में गोला बारूद इकट्ठा किया है, लेकिन चीन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना भी तैयार है। राजनाथ ने कहा कि भारतीय भूभाग पर चीन का कब्जा अभी भी है। पाकिस्तान ने भी चीन को पीओके की जमीन दे दी है। उधर राजनाथ के बयान के बाद चीन ने एक बार फिर ठंड में युद्ध की चेतावनी दी है। चाइनीज विश्लेषकों का कहना है कि राजनाथ ने घरेलू समर्थन और रक्षा बजट के लिए चीन पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री के बयान से चीन को इतनी मिर्ची लग गई कि ड्रैगन ने बयान को सीमा पर तनाव बढ़ाने वाला बता दिया, जबकि राजनाथ सिंह ने शांति की बात भी की थी। इस बीच संसद में राजनाथ सिंह के बयान को राहुल गांधी ने देश को गुमराह करने वाला बताया। चीन पर बयान के दौरान विपक्ष ने चर्चा की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस ने पूछा कि मोदी जी आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे, चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे। सीमा पर युद्ध जैसे हालात के बीच भारतीय सेना ने पूरी तैयारी की है। लेह में सेना की तैयारियों का जायजा टीवी 9 भारतवर्ष रिपोर्टर सुमित चौधरी ने ली। यहां सैन्य साजो सामान से लेकर रसद तक C-17 ग्लोब मास्टर चिनूक हेलीकॉप्टर से फॉरवर्ड एयरबेस पर पहुंचाया जा रहा है और यहां से ट्रकों के जरिए सीमा पर इन सामानों को जरूरत के मुताबिक सप्लाई जारी है। ठंड में चीन की चालबाजी से निपटने के लिए लद्दाख में 50,000 और सैनिकों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए सर्दियों के कपड़े, राशन, आर्कटिक टेंट से लेकर पोर्टेबल हीटर तक पहुंचाने के लिए सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर लद्दाख के लिए उड़ान भर रहे हैं। जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। फाइटर जेट लेह के आसमान में दुश्मन पर नजर रख रही है। अरुणाचल प्रदेश के पास चीन की सीमा का बड़ा मूवमेंट देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के उस पार चीन बड़ी तादाद में सेना की तैनाती कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक असफिला, तुतिंग और फिस्टेल 2 एरिया वाले इलाके में चीनी सैनिकों की हरकत देखी जा रही है, जो कि एलएसी से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। हालात को देखते हुए भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। इधर चीन का वीडियो प्रोपेगेंडा जारी है। मंगलवार को चीन ने ऊंचाई पर तिब्बती कमांड के सैनिकों के एक अभ्यास का वीडियो जारी किया। वीडियो में ड्रोन से लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ ही हर तरह के हथियारों से आक्रमण का पूर्वाभ्यास किया गया है। चीन कितना भी प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि राफेल के आगे ड्रैगन बेदम है। सूत्रों की माने तो चीन में इस वक्त राफेल का इतना खौफ है कि वहां अब J-20 फाइटर जेट को राफेल से बेहतर बताया जाने लगा है। इन सब के बीच चीन को भारत से हमले का डर सता रहा है। इसका खुलासा वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने किया। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया कि चीन को भारत चीन सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन अपनी सेना को भी तैयार रखना चाहिए। किसी दबाव के बगैर युद्ध की तैयारी भी होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की साजिश काम नहीं आई। भारत का नया पैगाम और दुश्मन का काम तमाम। चीन और पाकिस्तान की साजिशों से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। पाकिस्तान की एक और साजिश का भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। रूस में मंगलवार को SCO की बैठक में पाकिस्तान ने उस विवादित नक्शे को बैकड्रॉप में लगा दिया, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर के सियाचिन और गुजरात के जूनागढ़ को पाकिस्तानी नक्शे में दिखाया गया है। इसके बाद NSA अजित डोभाल ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। रूस में ही नहीं, जेनेवा में UN के मंच पर भी पाक को इंडिया ने जमकर लताड़ लगाई। मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत के प्रथम सचिव पवन बढ़े ने कहा कि पाकिस्तान अपने हितों को पूरा करने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाता है। भारत के खिलाफ साजिश रचना उसकी आदत बन गई है, इसलिए पाकिस्तान मानवाधिकार पर ना बोले तो अच्छा है, जहां खुद अल्पसंख्यकों पर क्रूर अत्याचार होते हैं। भारत ने टर्की को भी कश्मीर मसले से अलग रहने की सलाह दी है। इधर सीमा पर भी पाकिस्तान को भारतीय जवानों ने करारा जवाब दिया है। सांबा सेक्टर में घुसपैठ कर रहे आतंकी को BSF ने खदेड़ दिया, तो वहीं राजौरी के सुंदरबनी इलाके में पाकिस्तानी फायरिंग का भारतीय जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि दुश्मन की गोलीबारी में हमारे 1 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 घायल हैं। पाकिस्तानी हर मोर्चे पर साजिश करने में जुटा है। सीमा पर जहां नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वहीं अपने देश में अब पत्रकारों पर कहर ढाने में जुटा है। पिछले 1 सप्ताह में पाकिस्तान में 3 पत्रकारों पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के गिरफ्तार संपादक बिलाल फारूकी ने बताया कि सेना और सरकार के खिलाफ बोलने की ये सजा है।
इधर चीनी कंपनियों पर बैन के खिलाफ चीन ने भी अमेरिका पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में चीनी बाजार से अमेरिकी कंपनियों का शेयर कम हो सकता है। बता दें कि पिछले दिनों अमेरिका ने हुआवे समेत कई चीनी कंपनियों पर बैन लगाए थे। अमेरिकी बैन के खिलाफ चीन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। चीन ने कहा कि चीन और हांगकांग में अमेरिकी नागरिकों को बिना काउंसलर एक्सेस के गिरफ्तार किया जा सकता है या पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। सार्वजनिक तौर पर चीन के खिलाफ बोलने वालों और सरकार की मुखालफत करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है। चीन की इस धमकी को पत्रकारों की स्वतंत्रता से जोड़कर देखा जा रहा है। चीन के टेक्सटाइल कंपनियों से आयात पर अमेरिकी रोक के बाद भारत को फायदा हो सकता है। आईसीआर के मुताबिक अमेरिका की मांग पर अब भारतीय टेक्सटाइल कंपनियां पूरी करेंगी। अमेरिका ने एक दिन पहले ही शिनजियांग की कंपनियों में जबरन मजदूरी की बात कहते हुए आयात पर रोक लगा दी थी। चीन ने भारत की मदद को लेकर रूस को भी चेतावनी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु शिजिन ने लिखा कि चीन ये मानता है कि रूस इस समय भारत की मदद करके सीमा विवाद को और भड़का रहा है। बता दें कि मॉस्को में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद मसले पर रूस ने भारत का समर्थन करते हुए पाक को हथियार देने से मना कर दिया था और चीन को हथियार की सप्लाई में देरी कर दी है। अपने पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उस पर हुकूमत करने की सोच रखने वाले ड्रैगन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। ड्रैगन की इस डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का नया शिकार लाओस बना है। अरबों डॉलर के चीनी कर्ज को न चुका पाने की स्थिति में लाओस को अपना पावर ग्रिड चीन की सरकारी कंपनी को सौंपना पड़ गया है। अमेरिका के एटम बम का पहला शिकार कौन होगा? गल्फ कंट्री के लिए मंगलवार का दिन क्यों होगा ऐतिहासिक? रूस और चीन पर ट्रंप ने क्यों हमला बोला? और विश्व में युद्ध का बिगुल बजाने वाली हर बड़ी खबर के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड में। वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी दुनिया के लिए यह खबर चेतावनी वाली है। अमेरिका ने एटम बम गिराने का टेस्ट किया है। अमेरिका ने B-52 बॉम्बर से एटम बम गिराने का सफल परीक्षण किया। लुइसियाना में बमवर्षक विमानों ने परमाणु बम गिराने का पूर्वाभ्यास किया। अमेरिका के इस कदम से पूरी दुनिया में हड़कंप है। खासकर चीन और उत्तर कोरिया ज्यादा घबराया हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों को हथियार बेचने पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा कि गल्फ कंट्री में हथियारों की सप्लाई से अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं। अमेरिका ने मेकोंग अमेरिकी साझेदारी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य न केवल दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है, बल्कि भागीदार देशों की आर्थिक स्वतंत्रता को भी बढ़ावा देना है। गठबंधन में अमेरिका के अलावा कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल है। माइक पोम्पियो ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत समेत समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। मंगलवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में हुए समारोह में यूएई और बहरीन ने इजरायल के साथ ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए। समझौते के तहत दोनों देशों ने इजरायल के साथ रिश्तों को पूरी तरह सामान्य करते हुए उसे मान्यता दे दी है। समझौते को अब्राहम या इब्राहिम संधि का नाम दिया गया। ट्रंप ने इसे मिडिल ईस्ट की नई सुबह बताया है। इधर प्रमुख खाड़ी देश यूएई और बहरीन से इजरायल के समझौते से बौखलाया हमास ने इजरायल पर कई रॉकेट दागे। ये हमला गजा से इजरायल के बंदरगाह शहर अशदोद पर दागे गए, जिसमें 2 सैनिक जख्मी हो गए। दरअसल पिछले 6 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है कि इजरायल को किसी मुस्लिम देश ने मान्यता दी हो। ईरान को अमेरिका ने बड़े हमले की धमकी दी है। दक्षिण अफ्रीका में अमेरिकी राजदूत की हत्या की साजिश रचने की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को यह धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने की कोशिश की तो ईरान 1000 गुना ज्यादा विनाशक हमले के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने चीन और रूस दोनों पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में साजिश रचने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि चीन और रूस चाहता है कि बिडेन चुनाव जीते, क्योंकि रूस के लिए मुझसे ज्यादा चुनौती और कोई नहीं दे सकता। अमेरिका अपनी बड़ी सैन्य ताकत और अर्थव्यवस्था की बदौलत दुनिया में नंबर 1 है। रूस और चीन बिडेन पर हावी हो सकते हैं। पाकिस्तान की हेकड़ी जाने वाली है। जल्द ही पाकिस्तान को उत्तर कोरिया और ईरान के तहत FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। इन दिनों FATF के एक्शन प्लान पर पाकिस्तान ने जो कदम उठाए हैं उन पर समीक्षा की जा रही है, जिसके बाद अक्टूबर में होने वाली बैठक में पाकिस्तान पर यह कार्रवाई की जाएगी। अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि जलमा खलीलजाद मंगलवार को दिल्ली में विदेश मंत्री S जयशंकर से मिलकर जारी शांति प्रक्रिया पर चर्चा की है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों से जारी शांति वार्ता में भारत की भूमिका को लेकर पाकिस्तान और चीन में खलबली है। चीन को CPEC परियोजना आधार में लटकने का डर है तो पाकिस्तान को पश्चिम में सीमाई इलाके में जनविद्रोह का खतरा।
सुब्रमण्यम स्वामी ने क्यों कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ अगर भारत का युद्ध हो तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए। सरकार ने आलू प्याज की कीमतों को भी बाजार के हवाले किया। देश के 3 राज्यों में आकाशीय बिजली गिरने से 35 लोगों की मौत हुई और बिहार में जेडीयू ने नीतीश को विकास पुरुष बताकर चुनाव प्रचार शुरू किया। देश की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 ब्रश। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा, हमें क्यों नहीं चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध का स्वागत करना चाहिए। अगर हम पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर वापस लेने के साथ पाकिस्तान के 4 टुकड़े करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतर संभव रास्ता ये हो सकता है कि दोनों फ्रंट पर 15 नवंबर के बाद युद्ध हो। अब आलू प्याज की कीमतें भी बाजार के हवाले कर दिया गया है। लोकसभा में कल आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया। इस अधिनियम का विपक्षी दलों के अलावा एनडीए की सहयोगी अकाली दल ने भी विरोध किया। विधेयक के पास होने से दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू आवश्यक वस्तु के दायरे से बाहर हो गई है। प्याज की कीमतें बढ़ने से सरकार ने इसके निर्यात पर फिलहाल रोक लगा दी है। देश में कोरोना की तेज रफ्तार पर आज राज्यसभा में इस पर बहस होगी। कल मानसून सत्र के दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से 14 से 29 लाख मामले रोकने में सफल रहे, जबकि 37 से 38 हजार लोगों को मौत से बचाने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि भारत में करीब 92% मामले हल्के लक्षण वाले हैं। कल आयुष मंत्रालय के 2 अहम बिल संसद में पास हो गए। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि इस साल मार्च से अगस्त तक जम्मू कश्मीर में 138 आतंकी मारे गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि अगस्त 2019 से जुलाई 2020 तक सीमा पार से 111 बार आतंकी घुसपैठ करने में सफल रहे। इस बीच कल भी सांबा में सुरक्षा बलों ने हथियारों से लैस 5 आतंकियों को वापस पाकिस्तान की सीमा में भागने में मजबूर कर दिया। बिहार में कल कई जिलों में मूसलाधार बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से जान माल का काफी नुकसान हुआ। बिहार के 6 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इधर यूपी में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत की खबर है। मध्य प्रदेश के दमोह में 3 जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। तेजगढ़ थाना क्षेत्र में फसल कटाई के लिए निकले 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा और एक महिला भी शामिल हैं। इसके अलावा हटा पटेरा में भी 2 लोगों की मौत हो गई। बिजली गिरने से कई लोग घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त की टीम को सीएमओ कुलदीप धनसुख के 3 अलग अलग घरों पर छापेमारी में 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली है, जिसमें मौके से 4 लाख कैश और बड़ी तादाद में सोने चांदी के जेवरात मिले। छापेमारी में 40 से ज्यादा पासबुक मिले। कुलदीप धनसुख के साथ 2 और सीएमओ प्रदीप शास्त्री और वीरेंद्र मेहता को भी निलंबित कर दिया गया है। चुनाव आयोग की टीम बिहार के दौरे पर है। अगले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने चुनाव प्रचार के लिए नया गाना लॉन्च किया है। वीडियो एल्बम में बिहार के नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताया गया है। पंजाब पुलिस ने राज्य में आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे खालिस्तान समर्थक आतंकी मॉड्यूल का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने तरन से 2 खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हरजीत सिंह और शमशेर सिंह के पास से पुलिस ने आधुनिक हथियार के साथ कई मोबाइल फोन और इंटरनेट डोंगल भी बरामद किया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 50 लाख के पार। 5 राज्यों में देश के कुल एक्टिव केसेस के 60% मामले। महाराष्ट्र में कोविड केयर सेंटर महिलाओं के लिए क्यों असुरक्षित और कहां पर बिना जांच के 17 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया गया। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना जिंदा है में। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 लाख के पार हो गई है। पिछले 24 घंटे में 91,016 कोरोना के नए मरीज सामने आए, जबकि 1280 लोगों की मौत हो गई। करीब 83,000 लोग एक दिन में ठीक होकर घर लौटे। फिलहाल 9,96,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक 82,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट 78% से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 5 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के कुल सक्रिय मामलों के 60% केस हैं। कुल सक्रिय मामलों में से महाराष्ट्र में 29% से अधिक, आंध्र प्रदेश में लगभग 9%, कर्नाटक में लगभग 10%, उत्तर प्रदेश में 6.8% और तमिलनाडु में लगभग 4.7% मामले हैं। पिछले एक हफ्ते में 78 लाख लोगों का टेस्ट किया गया। 3 वैक्सीन का ट्रायल देश में जारी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार फिर तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में 4,263 कोरोना के नए केस सामने आए, जबकि 36 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,25,000 के पार पहुंच गई, जबकि एक्टिव केस करीब 30,000 हैं। रिकवरी रेट करीब 85% है, जबकि डेथ रेट 2.13% है। मुंबई के मानखुर्द कोविड सेंटर में 17 साल की कोरोना पॉजिटिव लड़की से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। आरोप है कि अस्पताल का सैनिटाइजर कर्मी ने
युवती के साथ छेड़छाड़ की। 2 दिन पहले भी मीरा भाईंदर के कोविड सेंटर में कोरोना पॉजिटिव बेटी के साथ आइसोलेशन सेंटर में रुकी महिला के साथ रेप हुआ था। महाराष्ट्र में कोविड सेंटर में छेड़छाड़ और कई रेप के मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में 20,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं, जबकि 515 लोगों की मौत हो गई। राजधानी मुंबई में 2200 से ज्यादा नए मरीज मिले। मुंबई में संक्रमितों की संख्या 1,72,000 से ज्यादा एक्टिव हो गई है। राज्य में 2,91,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। मुंबई में 8,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के धार जिले में कोरोना की जांच में घालमेल को लेकर बहुत बड़ा मामला सामने आया है। यहां 17 ऐसे लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया दिया गया है जिन्होंने कभी जांच के लिए अपना सैंपल दिया ही नहीं था। इनमें से 15 लोग उस दिन गांव में मौजूद थे ही नहीं। कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के तकनीशियन की लापरवाही से ऐसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बहराइच के क्वारंटीन सेंटर से भागकर लखीमपुर खीरी में अपने गांव पहुंचे शख्स की 2 दिन बाद हुई मौत। कोरोना संक्रमित के मौत होने की जानकारी के बाद भी प्रशासन ने कोरोना के नियम का पालन नहीं कराया। परिजनों ने अंतिम संस्कार कराया। उत्तर प्रदेश में पिछले एक दिन में करीब 7,000 नए केस मिले हैं, जबकि 113 लोगों की मौत हुई है। मेघालय के राजभवन के 30 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि राज्यपाल सत्यपाल मलिक और उनके एडीसी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज कई दूसरे कर्मचारियों के भी टेस्ट कराए जाएंगे। मेघालय में पिछले 24 घंटे में 174 केस मिले हैं। राज्य में 1,818 एक्टिव केस हैं। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार हो गई। कोरोना से अब तक 67,86,000 संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 25 लाख से ज्यादा एक्टिव केस अभी भी हैं। दुनिया भर में इस वक्त 2,96,00,000 से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। सुशांत रिया ड्रग केस को लेकर बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन की बॉलीवुड के निशाने पर लेने वाले बयान के बाद घमासान मचा है। जया बच्चन ने रवि किशन पर बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगाया तो रवि किशन, कंगना रनौत ने जया बच्चन से सवाल पूछे। मुंबई दिल्ली की हर बड़ी खबर के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 मुंबई दिल्ली। बॉलीवुड में ड्रग्स मामले को लेकर राज्यसभा सांसद जया बच्चन के आरोपों पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, मेरे पास कोई थाली नहीं है, खुद ही भोजपुरिया थाली बनाई और उसमें लिट्टी चोखा डाला और सर पर लेकर घूम रहा हूं। मुझे लगा कि जया जी मुझे सपोर्ट करेंगी, लेकिन आपने तो विरोध कर दिया। जया बच्चन ने कहा था कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ड्रग्स मामले को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने उठाए सवालों पर मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जया बच्चन जी शायद रवि किशन की बातों को समझ नहीं पाई। राजू श्रीवास्तव ने कहा कि बॉलीवुड से ड्रग्स माफिया का पूरी तरह से सफाया होना चाहिए। सरकार सख्त और सख्त कानून बनाए, यही सुशांत सिंह राजपूत को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जया बच्चन के बयान पर कंगना रनौत ने भी ट्वीट कर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह पर आपकी बेटी श्वेता को किशोर अवस्था में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और शोषण किया गया होता? क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार धमकियां और शोषण की बातें करता और एक दिन फांसी से झूलता पाया जाता? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। ड्रग पेडलर करमजीत को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने एनसीबी की रिमांड पर भेज दिया है। करमजीत की ड्रग कारोबार में इस्तेमाल की जाने वाली कार को भी जब्त कर लिया गया है। इस बीच बोटमैन जगदीश ने एनसीबी को बताया कि सुशांत के फार्म हाउस के पास पावना आइलैंड पर होती थी ड्रग्स की पार्टी। पावना आइलैंड पर रिया सुशांत के साथ कई बार आई हैं। यहाँ सारा अली खान भी आ चुकी हैं। सुशांत केस को लेकर कार्टून के जरिए उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाने वाले पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा ने कल मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर उद्धव सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने की मांग की। मदन शर्मा के साथ मारपीट करने वाले 6 आरोपियों को दोबारा गिरफ्तारी के बाद बोरीवली कोर्ट से जमानत मिल गई। मदन शर्मा ने कहा कि वो अब बीजेपी और आरएसएस से जुड़ गए हैं। मुंबई के सायन अस्पताल में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज में लापरवाही से मौत और उसकी किडनी निकालने के आरोपों को लेकर बीजेपी के नेताओं ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अंकुश के सिर पर चोट थी और मौत के बाद उसके कमर में टाके के निशान थे। आरोप है कि अस्पताल ने अपनी लापरवाही छिपाने के लिए शव की अदला बदली कर दी है। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ मुहिम चलाने वाला एनजीओ आवाज फाउंडेशन ने मुंबई पुलिस से मस्जिदों पर लगाए गए लाउड स्पीकर की आवाज का लेवल कम करने को लेकर चिट्ठी लिखकर अपील की है। अपील में कहा गया कि लाउड स्पीकर की आवाज का लेवल 55 डेसिबल किया जाए। लाउड स्पीकर से तेज आवाज में बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी प्रभावित होने की बात कही गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी पर काबिज बीजेपी पर कई तरह के टैक्स बढ़ाकर कारोबारियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने किराए पर ली गई वाणिज्यिक और औद्योगिक भवन पर
100% टैक्स बढ़ा दिया है। बैंकेट हॉल, होटल और गेस्ट हाउस टैक्स बढ़ाने से कारोबारियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में फ्रेंचाइजी देने के नाम पर लोगों से 100 करोड़ रुपए की ठगी केस में पुलिस ने एक और आरोपी सुभाष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 29 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। इस केस में 8 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। ठगी का मास्टरमाइंड राजेश अब भी फरार है। बिहार के 2 शहरों में कैसे सैलाब में समाई स्कूल की 2 इमारत, मेरठ के दरिंदे कैसे पकड़े गए, भूख का मारा कहां खाने की चोरी कर गया और कहां 1 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। देश भर की बाकी अन्य खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 अन्य राज्य। बिहार में उफनती नदियां तांडव मचा रही हैं। गोपालगंज के सदर प्रखंड में गंडक नदी के किनारे बसा स्कूल देखते ही देखते बाढ़ के पानी में समा गया। काफी दिनों से मिट्टी का कटाव जारी था, जिसके बाद स्कूल की बिल्डिंग नदी के पानी में जा गिरी। वहीं पूर्णिया के भी अमौर प्रखंड में सरकारी स्कूल कटाव की वजह से बाढ़ के पानी में समा गया। असम के डिब्रूगढ़ में नाले में गिरी कार में सवार 2 लोगों को काफी मुश्किलों के बाद स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे बाहर बचाया। नाले के किनारे की सड़क पर बारिश के बाद ज्यादा कीचड़ होने से कार फिसलकर नाले में गिर गई थी। कार में सवार ड्राइवर और कार मालिक शीशा तोड़कर कार से बाहर निकल गए थे, लेकिन नाले से बाहर लोगों ने रस्सी फेंक कर निकाला। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अस्पताल की महिला कर्मी से कार में गैंगरेप का मामला सामने आया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल से लौटते वक्त रंजित नाम के महिला के दोस्त ने झांसा देकर महिला को कार में बिठाया और दोस्तों के साथ रेप के बाद महिला को सड़क किनारे छोड़ दिया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेलवे पुलिस ने एनजीओ की मदद से चाइल्ड ट्रैफिकिंग के लिए ले जा रहे बच्चों को रेस्क्यू किया है। मुक्त कराए गए बच्चों को असम अवध एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के लिए लाया गया था। सभी बच्चे 9 साल से 14 साल के बीच के हैं। मामले में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक चोर खाने का सामान चोरी करते कैद हुआ है। यहाँ 4 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन से ये शख्स कई दिनों से भूखा था। उसने होटल के गल्ले से पैसे की कोई चोरी नहीं की। उसने खाने पीने का सामान उठाया और निकल गया। दुकानदार भी ये देखकर हैरान था। महाराष्ट्र के शिरडी के पास राहाता में देव वीरभद्र महाराज के मंदिर में 4 लाख रुपए के चांदी के आभूषण चोरी का मामला सामने आया है। यहाँ 2 संदिग्ध चोर चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। चोरों ने लॉकडाउन का फायदा उठाकर वीरभद्र महाराज, भगवान शंकर और पार्वती के सिर चांदी के मुकुट ले उड़े। जम्मू कश्मीर के डोडा में पुलिस के एक फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में शख्स का नाम नीरज कुमार है। ये खुद को सब इंस्पेक्टर बताकर गांव में घूमता था और अलग अलग पुलिस चेक पोस्ट का दौरा भी करता था। इसने बताया कि उसके पिता भी पुलिस में थे और वो भी पुलिस में आना चाहता था। मध्य प्रदेश के रतलाम में बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ है। यहाँ एक रेव पार्टी में बड़े पैमाने पर ड्रग्स के इस्तेमाल का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। आरोपी राजस्थान, गुजरात, मुंबई समेत कई राज्यों में इसकी सप्लाई करता था। कोरोना काल में यह खबर राहत भरी है। गुजरात के सूरत में एक बिल्डर ने दरियादिली दिखाते हुए अपने 42 फ्लैट्स मुफ्त में उन गरीबों को रहने के लिए दे दिए जो लॉकडाउन में आर्थिक तंगी की वजह से अपने घर लौटना चाहते थे। बिल्डर ने इन्हें यह मकान महज मेंटेनेंस खर्च पर ही दिए हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।